हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप कि आप मेरे सारे वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे, आपको अच्छे लग रहे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा हटके अलग है। उत्तराखंड हमारा राज्य, हमारा स्टेट, इसके बारे में आप जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि उत्तराखंड को बनवाने में किन लोगों का हाथ था, किन लोगों ने सपोर्ट किया जिससे आज हमारा उत्तराखंड राज्य बना है। आपको नहीं पता होगा। UKD, उत्तराखंड क्रांति दल, इस संस्था के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। मेरे ख्याल से मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी कल ही पता चला संस्था के बारे में। उत्तराखंड क्रांति दल एक ऐसी संस्था है जिसने हमारे उत्तराखंड राज्य को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। बहुत से लोगों का बलिदान भी यहाँ पे रहा है, शहादत भी रही है, जिनकी बदौलत आज हमारा उत्तराखंड राज्य बना है। आप जानते हैं भाजपा है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुत सी पॉलिटिक्स वाली पार्टियाँ हैं, पर इस संस्था का कहीं नाम नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये संस्था सिर्फ अपने उत्तराखंड के लिए लड़ती है, राजनीति के लिए नहीं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको मिलाऊंगा उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष श्री काशी सिंह ऐरी जी से। आप देख सकते हैं पीछे बैनर भी लगा हुआ है। ये हमारी उत्तराखंड क्रांति दल जो उसके अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी जी हैं, इनसे आज हम मिलेंगे और जानेंगे जो आगामी हमारी विधानसभा चुनाव होने वाले उसमें काशी सिंह ऐरी जी क्या करने वाले हैं, क्या उनकी जो अपनी रणनीति है होने वाली है। तो गाइस आज का वीडियो आपने ज़रूर देखना है। मैं किसी पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करता और राजनीति में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट एक उत्तराखंड का वासी होने के नाते मुझे ये चीज़ पता होना चाहिए कि क्या मेरा उत्तराखंड है, कैसे उत्तराखंड मेरा बना है और क्या मेरे उत्तराखंड में चल रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत करना। थोड़ा सा बड़ा वीडियो रहेगा आज का, पर शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए इस वीडियो को, ताकि अगले जो आपके चुनाव होने वाले हैं आप उसमें सोच पाएँ, आप समझ पाएँ कि किस पार्टी को आपने चुनना है, कौन हमारे उत्तराखंड राज्य को मजबूत बनाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अब हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष श्री काशी सिंह ऐरी, जो कि आज काशीपुर की मीडिया के बीच में आके होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही में हमारे साथ केंद्रीय सचिव श्री मनोज कुमार डोबरियाल। जो हमारे केंद्रीय सचिव है, केंद्रीय सचिव आप हैं जिला काशीपुर के अध्यक्ष श्री सुरेश जोशी जी, गोविंद सिंह रावत जी हमारे जिला इकाई के अध्यक्ष हैं, और मैं RC त्रिपाठी जिला महामंत्री उत्तराखंड का। आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर सकते हैं। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव की तैयारी है और इसी सिलसिले में कार्यक्रम भी है और काफ़ी लोगों में उत्साह, नए लोग जुड़ रहे हैं। इसी सिलसिले में आज काशीपुर आए हैं और आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेश की 70 सीटों में चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहा है। हम किसी भी राष्ट्रीय दल से कोई चुनावी तालमेल नहीं करेंगे, लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं जो उत्तराखंड के सरोकारों को लेके संघर्षरत रहे हैं, उनसे हम लोग सीट का शेयरिंग करेंगे। इस सिलसिले में कुछ दलों से हमारी कल रामनगर में बातचीत है। हम उनके साथ बैठ के सीट शेयरिंग कैसे हो, कैसे भाजपा और कांग्रेस का जो राष्ट्रीय दल हैं उनके खिलाफ जो मत है वो विभाजित न हो, इसका पूरा प्रयास करना। मुद्दों का सवाल है, आप सब पत्रकार मित्र जानते हैं कि ये राष्ट्रीय दल केवल और केवल सत्ता की राजनीति करते हैं और न प्रकार ने सत्ता हासिल करके उत्तराखंड को लूटने का काम किया है। मुद्दों की राजनीति केवल और केवल उत्तराखंड का आंदोलन करता रहा है। उसके लिए न केवल चुनाव में बल्कि आगे पीछे भी उन मुद्दों को लेके संघर्षरत रहे हैं, चाहे पार्टी कमजोर हो चाहे ताकतवर हो, लेकिन हमने जनता के मुद्दों को छोड़ा नहीं है। और इस चुनाव में भी तो उत्तराखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, 21 साल
बीत गए हैं हमारी राजधानी का आधा घंटा। गैरसैंण में बड़े प्रपंच होते हैं, नाटक होते हैं, कभी कैबिनेट बैठक होती है, कभी विधानसभा बैठाई जाती है। लेकिन एक जो छोटी सी आवश्यकता है जिसको भारत सरकार ने एक शासनादेश के माध्यम से, जब राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को एक शासनादेश जारी किया भारत सरकार ने कि प्रदेश की अस्थायी राजधानी, काम चलाऊ राजधानी देहरादून में होगी और स्थायी राजधानी अपने परमानेंट कैपिटल का चुनाव चुनी हुई विधानसभा करेगी। उसके बाद 4 विधानसभा चुनाव हो गए हैं, 4 बार असेंबली बन गई है, लेकिन आज तक एक प्रस्ताव न भाजपा की ओर से न कांग्रेस की ओर से विधानसभा में आए, जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, सबसे अहम जो बात है, इसको नहीं करते हैं। और इस तरह के प्रपंच रचते हैं कि कुछ बिल्डिंगें बना दी, कुछ बैठकें कर दी, कुछ वहाँ पर नाटक कर लिए, तो इस तरह से जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर उत्तराखंड का अंदर संघर्षरत है। हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना के ही दम लेंगे, ये हमारा संकल्प है। भू कानून का सवाल बहुत तेजी से इस बीच लोगों को समझ में आया है। लचर भू कानून पहले तिवारी जी की सरकार ने बनाया और दोबारा खंडूरी जी की सरकार ने बनाया, लेकिन वो जमीन की खरीद फरोख्त रुकी नहीं। और त्रिवेंद्र सरकार जब आई 2018 में, तो उसने पूरा ही गेट खोल दिया और पहाड़ की कोई भी ज़मीन, कितनी भी ज़मीन आप खरीद सकते हैं, भारत का कोई भी माफिया भी खरीद सकता है, ऐसा पॉलिसी बनाई। तो अभी जनता को ये समझ में आया है कि जब तक भू कानून सख्ती से लागू न किया जाएगा, उत्तराखंड का अस्तित्व नहीं बचेगा। तो भू कानून पर हमारी सख्त मांग है कि सख्त भू कानून बनाया जाना चाहिए। इस तरह से बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी की दर सर्वाधिक है उत्तराखंड में और इसी के कारण पलायन। तो इन्होंने पलायन आयोग बनाया, उसमें करोड़ों रुपया खर्च किया है, लेकिन जो असल मुद्दे थे पलायन रोक, लेकिन इस पर कोई काम नहीं किया। उनको रोजगार देना था, गांव में रोजगार देना था, उनको गांव में स्कूल की अच्छी व्यवस्था देनी थी, उनको गांव में चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था देनी थी, उनको यातायात की अच्छी व्यवस्था देनी थी, कम्युनिकेशन की अच्छी व्यवस्था देनी थी। तो पलायन नहीं होता, आमदनी भी नहीं है, शिक्षा व्यवस्था भी नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था भी नहीं है, तो आदमी गाँव क्यों नहीं छोड़ेगा। तो पलायन के मुद्दे हैं। इसी तरह से भ्रष्टाचार है, आज चरम पर है। आप देख रहे हैं कि कोई भी काम बिना पैसा दिए नहीं होता। नारे जोर देते हैं कि 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार, लेकिन 0 टॉलरेंस ये है कि बिना भ्रष्टाचार किए हुए, रिश्वत दिए हुए कोई काम नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के साथ परिसंपत्तियों के बंटवारे पर अभी आपने हाल में सुना होगा, मुख्यमंत्री जी गए और बड़े जोशों से यहाँ उन्होंने ये कहा कि हमारी सारी बातें सेटल हो गई हैं। हमने मांग किया, आज भी कर रहे हैं कि सेटल हो गई, तो बताइए क्या सेटल हुआ, हमको बताइए। एक श्वेत पत्र जारी करिए, आम आदमी को पता चले कि 21 साल बाद भी हमारी जो परिसंपत्तियाँ उत्तर प्रदेश के कब्जे में हैं, हमको जो देनदारी उत्तर प्रदेश से देनी है, उसमें से 1 रुपया हमको नहीं मिला है। और बड़े आप दावा कर रहे हैं कि हमने सब कुछ सुलझाया क्या है, ये भी जनता को बताया नहीं है, किसी को पता नहीं। तो ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर उत्तराखंड का अंदर आज चुनाव मैदान में जाएगा कर, और इन सारे मुद्दों का हल केवल उत्तराखंड का अंदर है। हम जनता से यही अपील करने जा रहे हैं कि जितनी भी समस्या है उनका हल है उत्तराखंड का अंदर। तो आप उत्तराखंड का अंदर पर भरोसा जताइए, उसको सहयोग दीजिए, तो आपकी तमाम सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ये हमारा मुद्दे हैं जो हम चुनाव में पहले भी हम इन चीज़ को लेकर लड़ते रहे। उत्तराखंड राज्य बनने का जो सबसे पहले बीड़ा उठाया था वो एक क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने उठाया था, लेकिन 21 साल में उत्तराखंड क्रांति दल वो ताकत अपने अंदर पैदा नहीं कर पाया। जैसे अन्य राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो उभर के उन्होंने सरकार भी बनाई, तो क्या कमी रही कि उत्तराखंड क्रांति दल वहाँ तक नहीं पहुँच पाया।
इसमें एक तो जो बात आपकी बात बिल्कुल सही है, सवाल बिल्कुल वाजिब भी है। उसके कुछ आंदोलन के दौरान के हैं, उसके हम कुछ कानून आंदोलन की बात करें। आंदोलन में जब 1994 में आंदोलन व्यापक रूप में शुरू हुआ तो बहुत सारे संगठनों ने, खासतौर पर स्टूडेंट संगठनों ने, कर्मचारियों के संगठनों ने, व्यापारी संगठनों ने कहा कि हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के झंडे डंडे के तले आंदोलन नहीं करेंगे। और हमसे ये कहा कि अगर आप अपना झंडा डंडा पीछे कर देते तो हम भी सब लोग समझते। हमारा उद्देश्य पार्टी का संगठन बढ़ाना नहीं था, हमारा उद्देश्य था कि हमको राज्य हासिल करना है। और हमने अपना झंडा डंडा पीछे कर दिया और उत्तराखंड संयुक्त संघ समिति बनाई। तो वो भी 1994 से लेकर 2000 तक पार्टी का संगठन नहीं बना, कोई सदस्यता नहीं हुई, संगठन कमजोर। उसके अलावा 1996 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ तो उत्तराखंड का आंदोलन चुनाव का बहिष्कार, राज्य ने तो चुनाव नहीं का नारा दिया। बहिष्कार व्यापक रूप में सफल तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी जगह से मतपेटियाँ खाली आई और बड़ा इसका राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ा। और ये भारत सरकार को लगने लगा कि आप ये लोग मानने वाले नहीं। और नतीजा क्या हुआ कि 1996 में जो सरकार बनी केंद्र में संयुक्त मोर्चा की, उसमें देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे। तो वही दबाव था कि देवेगौड़ा जी को 1996 में दिल्ली के लाल किले से आगे घोषणा करना पड़ा कि उत्तराखंड राज्य बनेगा। तो हम आगे बढ़े राज्य के मिशन पर, राज्य बनाने के मिशन पर, लेकिन पार्टी के स्तर पर हम कमजोर हो गए। 2000 में राज्य बना, उसके बाद 2002 में चुनाव हुए तो हमको बहुत ज़्यादा बहुमत तो नहीं मिला, 4 सीटों का बहुमत मिला। उसके बाद फिर साथ में हुआ तो 3 सीटें हुई और हमारे नेताओं की, हम लोगों की भी कुछ कमियां थी जिससे आपसी झगड़ा भी हुआ। इसकी वजह से जनता में विश्वास की कमी आई और हमारा जो आधार था वो कमज़ोर हुआ। 2012 तक हम एक विधायक में सिमट गए और 2017 में तो हमको कोई सीट नहीं मिली। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हमने इसको छोड़ा नहीं है, हमारे मुद्दों को छोड़ा नहीं है। हम लगातार उन मुद्दों को लेके लड़ रहे हैं। तो हमें अभी उम्मीद है कि उत्तराखंड की जनता अब इन 21 वर्षों में बहुत सारी चीज़ें समझ चुकी हैं और अब एक क्षेत्रीय दल के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल को अब की बार जनता अपना विश्वास, अपना मत देने के तैयार है। ये मैं आपको विश्वास। मेरा सवाल है, आपने पलायन रोकने के लिए कुछ सोचा है कि पलायन कैसे रुकेगा? बहुत सही सवाल आपने किया है कि कृषि पलायन रोकने का पहला है कि आप वो गांव में रहने वाले व्यक्ति को एक सस्टेनेबल इनकम देंगे, ऐसी आजीविका जिससे कि वो काम चला सके गांव में रह के। वो तो मिली नहीं। और जो दबाव है कृषि के ऊपर वो तो अपनी जगह पर ही है, लेकिन उसको गांव में रहने की स्थिति ही नहीं है उसको। तो इसलिए हमने अभी आप घोषणा पत्र हम लोग जारी करेंगे, उसमें हमने फोकस इसी को दिया है कि हम जो गांव में कृषि कार्य करेगा किसान, उसको हम अलग से मानदेय देंगे। जितने दिन कृषि करेगा उसको 200 या 400 रुपये पर डे के हिसाब से उसको मानदेय देंगे। उसका क्या होगा, एक तो गांव का हमारा जो परंपरागत कृषि है उसको वो करेगा। दूसरा जो गृहिणी होगी, जो कृषि का भी हाथ बटाती है, घर गृहस्थी में भी हाथ बटाती है और खासतौर पर पशुपालन करती है। तो हमारी परंपरागत, हमारा तो कृषि और पशुपालन ही परंपरागत व्यवसाय था। तो वो परंपरागत व्यवसाय खत्म होने जा रहा है, तो उसको भी, गृहिणी को भी हम उसको प्रतिदिन के हिसाब से हम मानदेय देंगे ताकि अपनी कृषि कार्य भी वो करें, अपना पशुपालन भी करें। इसको हम निश्चित तौर पर अपने घोषणा पत्र में रखेंगे और इसको हम पूरी निष्ठा के साथ
इसका पालन कराएंगे तो मैं समझता हूँ कि पलायन का जो पहला बिंदु है कि गांव में कोई इनकम नहीं तो क्या खाएगा, तो ये कृषि भी करेगा, ऊपर से हम उसको आमदनी का जरिया भी देंगे और किसी से भी आमदनी होगी और भी हम लोग जो आमदनी उसको देंगे उससे वो गांव में रहेगा, कृषि कार्य करेगा, तो पलायन नहीं होगा। उसके अलावा जो और सारी चीज़ें हैं, आप शिक्षा की व्यवस्था ठीक करेंगे, आपने शिक्षा नीति बनाई है लेकिन शिक्षा नीति खाली कागजों में है, व्यवस्था खराब है। स्वास्थ्य की हालत आप जानते हैं, पहाड़ों में खासतौर पर महिलाएं बुजुर्ग आधे रास्ते में डोली में आते आते दम तोड़ देते हैं। किसी तरह से जिला हेडक्वार्टर पहुँचे तो जिला हेडक्वार्टर में भी कोई व्यवस्था नहीं है जिला अस्पतालों में, तो वो भी रिफ़र कर देते हैं। जैसे यहाँ का कुमाऊँ का ले लीजिए आप, तो हल्द्वानी रिफ़र कर देंगे या बरेली रिफ़र कर देंगे या दिल्ली या देहरादून, उसको वहाँ जाते जाते रहते हैं। तो स्वास्थ्य की इतनी हालत खराब है तो पलायन कैसे नहीं होगा। लोग कहेंगे कम से कम जिंदा रहने के लिए कहीं हल्द्वानी या कहीं आसपास घर बना के रह लें या दिल्ली बना लें। तो दूसरा स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी, उसके बाद और भी सारी चीज़ें हैं। तो हमारा फोकस ये रहेगा कि हम पलायन को इन बिंदुओं को पूरा करके, इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके गाँव में आदमी को रोकें तो पलायन क्या हो जाएगा। सर, आपने अभी छोटे छोटे दलों के साथ विधानसभा चुनाव में की बात करी, वो छोटे छोटे दल कौन से हैं? उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी है, महिला मंच है, उत्तराखंड लोक स्वराज पार्टी है, ऐसा कुछ नाम है, देवेश्वर भट्टी जिसके अध्यक्ष हैं, और भी बहुत से दल हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। कल हम लोग बैठेंगे तो उसकी भी तरतीब जाएगी। आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ी है, उसके बारे में आप? आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो भी दिल्ली की पार्टी है और हमारे नज़रों में वो भी राष्ट्रीय पार्टी है, तो लड़ रही है। जैसे भाजपा लड़ रही है, जैसे कांग्रेस लड़ रही है, जैसे वो भी लड़ रही है। तो उसका कितना प्रभाव मानते हैं आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में? होर्डिंग लगी हैं लोगों में के बीच में, वो जा रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं क्योंकि उनके पास संसाधन है तो जा रहे हैं। लेकिन अब कितना लोग उसको मानेंगे ये तो आने वाले समय की बात है। अब अस्थायी और स्थायी राजधानी की बात कर रहे हैं। अस्थायी आप देहरादून कह रहे हैं और स्थायी आप कह रहे हैं अड़चन होनी चाहिए, तो प्लेन्स और पहाड़ को कैसे साधेंगे? प्लेन्स और पहाड़ को साधने का सवाल नहीं है। सवाल ये है क्योंकि एक जो है, एक राजधानी आप कह रहे हैं कि वहाँ दर्शन मिला, तो कहीं ना कहीं नीचे भी नाराजगी होगी, तराई में भी नाराजगी होगी, तो आप उसको कैसे साधेंगे? मैं आपको बता दूँ, हम राजधानी अगर गैरसैंण में बनाते हैं तो प्लेन्स में कोई आदमी नाराज नहीं हो रहा है। ये तो खाली एक भाजपा और कांग्रेस का डर है या कुछ लोगों का डर है कि वे मैदान वाले नाराज हो जाएंगे। हरिद्वार के विधायक थे काजी निजामुद्दीन, उनने गैरसैंण राजधानी के संकल्प पर हमारा साथ दिया था। कहते कि बिल्कुल गलत है, यहाँ देहरादून में नहीं होना चाहिए, वहाँ पर पहाड़ में जो 85% भूभाग पहाड़ है, 85% इसके मध्य में राजधानी पहाड़ का विकास होगा। पहाड़ का विकास होगा तो मैदान में जो प्रेशर पड़ रहा है पहाड़ से आप पलायन का, वो कम होगा। तो इसलिए पहाड़ मैदान को नाराज होने की साबित भी आ सकता है। बिना सत्ता में भागीदारी के आप कैसे सोच सकते हैं कि आप आपकी जो सोच रही है, जो नीतियाँ रही हैं, वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा? जब तक आप सत्ता से दूर रहेंगे, जब तक आपका उसमें दखल नहीं होगा, तो ना ही संगठन पे मजबूती आ सकती है, ना ही आपकी नीतियाँ लागू हो सकती हैं। तो कुछ ऐसा विकल्प लेके चलना है आपकी तीसरे फ्रंट पे मजबूत किया जाए, जैसे आप पार्टी है, इनके साथ समझौता करना, या कुछ एक दबाव वाली राजनीति जिस पे आ सके, ना ही विपक्ष में भी रहे तो इतना रहे कि दबाव दे सके। ऐसा कोई विचार चल रहा है या नहीं? बहुत ही पॉलिटिकल आपने सवाल किया है। बिना सत्ता में गए हुए इन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? नंबर 1, सत्ता का साथ देके इन समस्याओं का समाधान का हमने प्रयास किया 2007 में और उसमें हमको सफलता मिली। एक अनुभव वो है, इसलिए हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे। दूसरा,
आप इतने मजबूत हों कि आप सत्ता बना सके या सत्ता के सूत्र आपके हाथ में हो, वो एक बात हो सकती है। उत्तराखंड के अंदर इतना मजबूत सीटें लाए कि सत्ता सूत्र उसके हाथ में रहे, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं, या तो सत्ता में रहे या सत्ता सूत्र हमारे हाथ में रहे, ताकि हम इन सारी समस्याओं का समाधान कर सकें। तीसरा विकल्प कभी नहीं बन पाया, जैसे पिछले 20 साल से ले लीजिए तो यहाँ पे एक तीसरा विकल्प कभी नहीं बन पाया, जबकि यूपी उठा के देखिए वहाँ पे अभी भी बीजेपी, कांग्रेस, सपा सबके लिए जगह कहीं ना कहीं कुछ है, लेकिन यहाँ पे तीसरा विकल्प क्यों नहीं बन पाता? आप क्या मानते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? अब कारण कई हैं, लेकिन इत्तेफाक से ऐसा नहीं हो पाया। ये हिमाचल और उत्तराखंड में ये स्थितियाँ नहीं बनी है, हिमाचल में भी नहीं बनाई है। मध्य हिमालय का जो दोनों प्रदेश हैं वो थोड़ा सा उनकी सामाजिक और राजनीतिक सोच थोड़ी सी फर्क है, तो लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे कल की बैठक है रामनगर में, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि तीसरा मोर्चा बने, सशक्त मोर्चा बने इनके खिलाफ। हाँ, जिले की मैंने वो कुछ बता दिया था, सॉरी, जिले की मांग है काशीपुर में, आप सब लोग जानते हैं काशीपुर के हैं, तो जिला तो आवश्यक है, इसका गठन होना चाहिए। उत्तराखंड के अंदर आया है, सूत्र से आने आया तो निश्चित तौर पर जिले का गठन करेंगे। और बाकी जो कई चीज़ें हैं, जैसे यहाँ के मैं जिक्र कर रहा था फ्लाईओवर का, मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ फ्लाईओवर बन रहा है और पूरा नहीं हो रहा, ये पता नहीं कौन सी व्यवस्था है। और सीवरेज का और कूड़े का इतना तांडव है यहाँ कि डोगरिया जी हमारे यहाँ के प्रमुख ये कह रहे थे कि अपने मित्र को बुलाना मुश्किल है, वो कहते हैं कि आप कूड़ेदान में क्यों बैठे हुए हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। वैसे हमारे इंचार्ज भी यही हैं आने वाले समय के, मतलब ये समझा जाए कि उत्तराखंड क्रांति दल से आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार जुगल साहब काम कर रहे हैं, तो आपके सही है। सो गाइस, ये थे हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष श्री काशी सिंह ऐरी। आपने देखा यहाँ पे श्री काशी सिंह ऐरी जी ने कितने अच्छे तरीके से मीडिया के सभी सवालों का जवाब दिया। यहाँ पे ऐरी जी कोई अपनी राजनीति नहीं कर रहे, ना ही किसी पार्टी के बारे में कुछ कह रहे। वो सिर्फ जो उत्तराखंड की समस्या है, जिनका आज तक कोई सरकार निदान नहीं कर पाई है, इसके बारे में बातचीत करिए। उत्तराखंड के वासी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी आप लोगों को दिखाऊं कि क्या हमारे उत्तराखंड में चल रहा है। बाकी आप लोगों की समझ है कि आने वाले चुनाव में आपने किस पार्टी को वोट देना है, किसका समर्थन करना है। हमारा लक्ष्य है कि हम अपने उत्तराखंड को बचाएं और उत्तराखंड को सभी राज्यों से ज़्यादा मदद दिलाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।